सिर्फ कुर्सी से मतलब। और पंजाब ने की थी, दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया। तो आर्थिक सर्वेक्षण आ गया है और बड़ी बात यह है मोदी साहब के पिटारे से क्या कुछ निकलेगा ये तो कल ही पता चल जाएगा। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं अमर शर्मा और मेरे साथ चर्चा के लिए काफ़ी मेहमान जुड़े हुए हैं। विशाल सेठ हैं, पंचकूला से भाजपा अध्यक्ष हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अर्जुन शौरान हैं जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में। और सर सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा आर्थिक सर्वेक्षण के बारे हमारी जनता को बताइए। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण हर साल डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है यूनियन गवर्नमेंट का, वो कैरी आउट करता है, जिसमें ना केवल उनके अपने स्टैटिस्टिक्स और डेटा पर कि प्राइवेट कंपनीज के प्राइवेट सोर्सेज से भी कुछ डेटा आता है। और अगले साल के लिए जो सर्वे होगा, क्या ग्रोथ रहेगी, क्या होना चाहिए, किन किन नीतियों पे काम होना चाहिए, क्या क्या नीतियां रही पिछले साल, तो दो तरफा एक काम करती है। बजट का जो आने वाला बजट होगा वो आगे की नीतियां बताएगा। इकोनॉमिक सर्वे मोटे मोटे तौर पे पिछले साल की काफी बातें करेगी कि सरकार की क्या नीतियां रही, क्या पॉलिसीज रही, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। तो एक तरीके से एक लेखा जोखा हो जाता है कि आने वाले बजट के लिए आपकी जो तैयारी है उसके लिए क्या स्टेटिस्टिक्स रहेंगे, क्या फाइनेंस मिनिस्टर के पास फाइनेंस अब तक रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, इसकी मोटी बातें होती हैं। विशाल जी आपसे जानना चाहूँगा, अच्छे दिन का अच्छा आर्थिक सर्वे इसको कहा जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो एक इकोनॉमिक सर्वे होता है, इसको अगर मोटे मोटे रूप से कहा जाए तो ये एक आगाज, आने वाले बजट का आगाज होता है। इसको वी कॉल इट प्रील्यूड। अच्छा, तो एक तरह से कल क्या होने वाला है, हम किस दिशा में बढ़ने जा रहे हैं, ये एक मोटे मोटे रूप से उसकी एक तस्वीर देश के आगे पेश की जाती है। तो इस बार का जो ये आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है। चारों तरफ से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके सेंटिमेंट्स आज बाजार के अंदर, उछाल के अंदर भी दिखाई दिया। अच्छा, तो निश्चित रूप से भारत बहुत तेजी से प्रगति के रास्ते पर चल पड़ा है और अब कल के बाद एक नई दौड़ के अंदर भारत होगा विश्व के अंदर। जो पिछले साल से जो इस बार इन्होंने अपना जीडीपी का ग्रोथ रेट आगामी वर्ष के लिए एक्सपेक्टेड अबव 8 से 8.5% जीडीपी के अंदर ग्रोथ को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो जो मोदी जी ने अपनी इस सरकार के अंदर एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने का एक ट्रांसपेरेंसी जो गवर्नेंस के अंदर आई, उससे भी अंतर पड़ रहा है। दूसरा, एक हम ये सरकार एक रेवेन्यू भी बढ़ाने की ओर बढ़ रही है। जीएसटी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। जिसके लिए मुझे लगता है कि निश्चित तिथि तय की जाएगी इस बजट के अंदर, जो मैं उम्मीद करता हूं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो डिक्लाइनिंग इन्फ्लेशन रेट है, जो हमारे महंगाई दर गिर रही है, ये तीनों चीजें मिलकर एक महंगाई दर का कम होना, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना, रेवेन्यू को जनरेशन करना, ये निश्चित रूप से हमारा फिस्कल डेफिसिट को बहुत कम कर देगा। और जो इस इकोनॉमिक सर्वे में आया है वो 1% से नीचे रहने की उम्मीद है। अर्जुन साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप वकालत भी करते हैं, युवा भी हैं, देश भी आप भी देख रहे हैं, उम्मीद काफी है। सवाल ये है कि कांग्रेस के शासनकाल में जो जीडीपी ग्रोथ थी, अब मोदी साहब में जितने वादे किए जा रहे हैं, क्या लगता है क्या समानताएं थी, कितना इनमें फर्क है और क्या विकास होगा? देखिए, फर्क सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात से शुरू करता हूँ। हम जीडीपी को एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन मानते हैं हर बजट का, हर इकोनॉमिक सर्वे का। आज के दिन भाजपा के लोग, मोदी जी के प्रशंसक बहुत चीजें ये कह रहे होंगे कि देखिए अचानक ये लोग आए और 8-8.5% की ग्रोथ की बात होने लगी। मैं एक व्यूअर्स को एक चीज बता दूं, इस साल सरकार ने अपने जो मापदंड थे जीडीपी को मापने के, उनमें ये फर्क किया है कि बेस ईयर जो था पहले 2003-4 शायद था, उसको 2011-12 बना दिया, जिससे मोटा मोटा फर्क ये हुआ है कि जो पहले 5.5 तक जीडीपी होता था उसको अब 8 गिना जाएगा। और इससे हुआ है कि अचानक ही, और ये पिछले 2 महीने की बात है, अचानक ही देश को ये माना जा रहा है कि देश सबसे तेज जीडीपी वाले देशों में आ गया है। अब इसको अच्छे दिन की बात
कहें, भाजपा सरकार या मोदी जी का जादू कहें, या स्टैटिस्टिक्स का अपना जो कुछ वक्त के बाद बदला जाता है या कुछ चयन होते हैं उसका, उसकी वजह से उछाल कहें, ये साफ सी बात है। काफी लोग बात कर रहे हैं कि केवल स्टैटिस्टिक्स का खेल है, जिसके कारण 5.5 की जो चीज थी वो 8, 8.5 हो गई। दूसरा, आज के दिन में ये कहना सही है कि इकोनॉमिक सर्वे से मार्केट में काफी उछाला है, पर आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए जहां सब्सिडी घटाने की बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा, यहाँ पे ये बात हुई कि केरोसिन के ऊपर सब्सिडी खत्म होगी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी खत्म होगी, यानी कि आम किसान के लिए दिक्कत, आम घरों के लिए दिक्कत, जहां पे एलपीजी की सब्सिडी मोटी मोटी खत्म करने की बात कही है। और साथ में आज ये लोग ये बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुआ है। पहले तो मैं ये बताऊं कि इन्फ्लेशन का इस सरकार से कोई इतना लेना देना नहीं है। सच में जो इन्फ्लेशन कम हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल के या पेट्रोलियम के जो रेट थे वो 50% गिर गए हैं। अच्छा, वो हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट हुआ करता था, ट्रांसपोर्ट में, हर चीज में उसके पैसे थे और उससे रेट बढ़े हुए थे, वो अचानक गिर गए। इसलिए सरकार कहने लगी है आज कि इन्फ्लेशन घट गया है। पर लॉन्ग टर्म में 6 महीने बाद अगर ये तेल के रेट फिर से बढ़ जाते हैं, और अब हम ये जानते हैं कि जैसे ही उछाल आएगा कि तो पहले की तरह नहीं है कि सरकार कंट्रोल कर सकती है, अब डीलिंक हो गया है पेट्रोल, तो सीधा सीधा आम जनता पे भार पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तीसरा जो इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है कि अब क्योंकि लिक्विडिटी, अब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इंटरेस्ट रेट घटा दे आरबीआई, और हर प्रोजेक्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो। इसका सीधा सीधा मतलब यह होगा कि मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा, और उसका साफ ये मतलब होता है जैसे ही पैसा ज्यादा आता है तो कीमतों में बहुत बड़ा उछाल आता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। और साथ में कहीं ना कहीं मोदी जी की किस्मत को थोड़ा दिक्कत होने लगी और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए फिर से इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा अगले 6 से 8 महीनों में, ये देखने वाली बात। बिल्कुल। विशाल जी, आपसे जानना चाहूंगा, 8.1 से 8.5 वृद्धि की बात की जा रही है, चलो ठीक है, लेकिन जीडीपी दर की भी आप बात कर रहे थे, वो भी काफी मानसून पर भी निर्भर करती है, लेकिन आंकड़ों का खेल पहले से निर्धारित किया जा रहा है, कितना वाजिब है ये? नहीं, देखिए, ये आंकड़ों का खेल निर्धारित करने वाली बात नहीं है। जो कुछ भी जिस प्रकार से ये आंकड़े निकले हैं, वो जो बेस लिया है जिसका, और जो करेगा वो प्रावधान इसके इस प्रकार के हैं कि वो इसको लेना है हमें 2010-11 के ग्रोथ को बेस मान के। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये बता रहे हैं कि तेल का एक, ठीक है, विश्व के अंदर मंदी है, तेल के दाम गिरे हैं, वो एक फैक्टर है, किंतु इसके साथ साथ आप देखिए 2 फैक्टर्स और हैं जो हमारे फिस्कल डेफिसिट को अफेक्ट करेंगे या हमारे ग्रोथ को निर्धारित करेंगे। एक्सपेंडिचर के ऊपर बहुत कंट्रोल किया जा रहा है। यूजलेस एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पे बहुत बहुत बड़ी लगाम लगी है केंद्र सरकार की ओर से। फिर एक इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। आप पहले सारी उनकी नीयतें भी देखिए। देखिए, जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो परमात्मा की कृपा रहती है, आप लोगों के साथ आपका भाग्य भी काम करने लगता है जी। जो इन्होंने ये क्या कहते हैं इसको, सब्सिडीज वाली बात भी कही इन्होंने। सब्सिडीज के अंदर देखिए, सब्सिडीज के अंदर पूरा सब्सिडी का जो भी उसका रिलीफ था वो एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता था, पुअर आदमी तक पहले नहीं पहुंचता था। जो डायरेक्ट ट्रांसफर वाला सिस्टम जो मोदी सरकार ने आधार के कार्ड के माध्यम से, जनधन योजना के माध्यम से, और मोबाइल, इसको जिसको जैम कह रहे हैं आज, बिल्कुल, जनधन योजना, आधार कार्ड और मोबाइल, इन तीनों के माध्यम से जो सब्सिडी के रूप से में ना देकर उनको डायरेक्ट ट्रांसफर जो स्कीम चलाई है, उसके अंदर काफी पारदर्शिता और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। एक फैक्टर ये भी है कि तेल के दाम कम हुए, पर इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए सरकार पूरा जोर लगा रही है। अर्जुन साहब, ये बताइए, जनधन योजना, जैसे कि सेठ साहब ने बोला, आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर, तीनों चीजों का अगर मिश्रण किया जाए, गरीब का आंसू पोंछने के लिए क्या ये तीनों चीजें पर्याप्त है? देखिए, ये जो इन्होंने जैम योजना के मायनों से अपनी सब्सिडी को जो घटाने की वाली बात को छुपाने की एक कोशिश की है। अच्छा। वो कोशिश ही है। आप देखें कि कैश ट्रांसफर, ये मोटा मोटा कैश ट्रांसफर का ही मामला है कि अगर जो आप सब्सिडी या जो रिलीफ या बेनिफिट दिया करते थे
पीडीएस की शॉप की दुकान पर, अब वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके अंदर पहला तो इंटरनेशनल एविडेंस ये दिखाती है कि कैश ट्रांसफर्स हमेशा काम नहीं करते। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, उससे इन्फ्लेशन बढ़ने का बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि सीधा आप पैसा किसी के अकाउंट में भेज रहे हैं। तीसरी बात, इंप्लीमेंटेशन का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज भी हम जानते हैं कि कितने लोगों के पास बैंक अकाउंट इस देश में है। जब मोदी जी कुछ जनधन योजना चलाते हैं, बैंक अकाउंट खोलते हैं, तो हम देखें कि लोगों के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। बिल्कुल। आज लोग बात करते हैं कि आज तो आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है। इसी इकोनॉमिक सर्वे में साफ दिया गया है कि केवल 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है, उससे ज्यादा नहीं है। अच्छा। और आधार स्कीम, जिसकी बहुत बड़ी निंदा करती थी भाजपा की सरकार कांग्रेस के राज में, आज उसी आधार स्कीम को हर चीज का आधार बना रही अच्छा। है। उस आधार स्कीम के अंदर सिर्फ 72 करोड़ इनरोलमेंट हुई है, यानी कि अभी भी 50 करोड़ लोग उस स्कीम से बाहर हैं। चलो यहाँ पे रोकना चाहूंगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पर, और इस पर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जो ये आरोप कांग्रेस भी लगाती रही है कि हमारी प्रयोजनों को ही बीजेपी आगे बढ़ा रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। सैकड़ों मौके हैं, सिर्फ कुर्सी से मतलब। और पंजाब ने की थी। दुश्मन की जड़ों को हिला दिया। पूछूंगा भूपेंद्र हुड्डा से कि अब तेरा क्या होगा कालिया।